दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 90% लोग फेल हो जाते हैं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसी कौन सी कमियों को दूर कर सकते हैं और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो कि मैं पास कर चुका हूं, वहां से मैं निकल चुका हूं, तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं कि उस एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है और अपने रिजेक्शन और सिलेक्शन के बीच के फासले को कैसे दूर करना है। तो ये वीडियो अंत तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बातें ज़रूर से ध्यान रखना है कि उसमें आपको फिजिकल में क्या क्या पैरामीटर होते हैं और आपको उनको पास करने के लिए किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो होती है आपकी हाइट। तो आपको ये ध्यान में रहे कि जो आपकी हाइट होती है वो जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर होती है और एससी के लिए आपको 162 सेंटीमीटर चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको 157 सेंटीमीटर की हाइट कम से कम होनी चाहिए, तभी आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे फिजिकल में। अगर आप पैरामीटर के मुताबिक सारी रिक्वायरमेंट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका रिटर्न देना भी बेकार है। इसलिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम फेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस फिजिकल स्टैंडर्ड को पास करने लायक हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड को पास कर रही है कि नहीं। और अगर आपकी हाइट किसी किसी की कम होती है तो आप 1-8 इंच का फ़र्क आप अपनी हाइट में ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं? आप अगर अपने हेड को 1 डिग्री नीचे झुकाते हैं तो 1 इंच या आधे इंच का फ़र्क आ ही जाता है। तो आपको इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है अपने फिजिकल टेस्ट में। अगर आपकी जो हाइट है वो थोड़ी बहुत कम मिल रही है तो आपको इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना है और इसको फॉलो करना है। दोस्तों अब बात करते हैं चेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जब चेस्ट नापा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड में तो आपका जो चेस्ट होता है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब एक्सपेंशन की बारी आती है, जो उसको फुलाते हैं, तो वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी और फीमेल के लिए दोस्तों चेस्ट में कोई पैरामीटर नहीं है। फीमेल के लिए चेस्ट जो मेजरमेंट है वो नहीं होता है। SC ST के लिए जो चेस्ट है वो 76 से 82 होता है, यानी कि 76 आपका बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका 81 होना चाहिए, तभी आप चेस्ट में पास हो पाएंगे। तो अभी हमने 2 पैरामीटर पास कर लिए, जो कि पहला था हमारा हाइट और दूसरा है चेस्ट। अब आता है तीसरा जो कि है रनिंग। तो रनिंग कितनी होनी चाहिए दोस्तों? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आने वाली भर्ती एसएससी जीडी में आपको 5 किलोमीटर रनिंग करना है, वो भी एक लिमिटेड टाइम में, जो कि होता है 24 मिनट। आपको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग पार करना है। भले ही आप वो किसी भी प्रकार पास करें, लेकिन आपको 24 मिनट के अंदर अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग पास करना है। इसके बाद हम आते हैं फीमेल पे। फीमेल पे दोस्तों 8.5 मिनट के अंदर हमको 1.6 किलोमीटर रनिंग पास करना है। ये फीमेल का पैरामीटर है। तो आप ध्यान रखें, आपको रनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि रनिंग जो होती है वो हमारी एकदम से नहीं आती है। एकदम से हम उसके लिए स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। हर किसी का जो होता है रनिंग कमज़ोर ही होता है। ज़्यादातर लोग कोई इक्का दुक्का होते हैं जो अच्छे होते हैं रनर, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो एवरेज जितने भी देखे हैं, ज़्यादातर 80% लोग वो रनिंग इतना नहीं करते हैं और लास्ट में वो क्या करते हैं, 10 दिन या 20 दिन पहले ही रनिंग शुरू करते हैं। तो आपका फिजिकल इस प्रकार क्लियर नहीं हो सकता है। अगर आपको रनिंग पास करना है तो आपको डेली बेसिस पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर धीरे धीरे आपको दौड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आप पहले 24 मिनट में नहीं कर पाएंगे, 48 में करेंगे, 35 में करेंगे, 30 में करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपकी जो हैबिट है वो रनिंग को एक्वायर करने लगेगी और आप 24 मिनट के अंदर रनिंग निकालने लग जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर भी प्रेशर बहुत होता है, तो वहाँ पर तो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस हम देते ही हैं, 100% देते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि रनिंग हमें डेली बेसिस पे करना है, तभी हम क्लियर कर पाएंगे। और रनिंग से पहले अगर आप नॉर्मल हल्का फुल्का खाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने थोड़ा हैवी खाना खा लिया तो आप रनिंग नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि रनिंग से पहले हम कुछ हल्का खाएं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो कि है रनिंग के बाद हमारा आई टेस्ट। जो कि आई टेस्ट जो दोस्तों होता है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग आई टेस्ट माना जाता है। वो होता है 6x6 और एक जो कमज़ोर आई टेस्ट माना जाता है वो 6x9 माना जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो आई टेस्ट है वो हमको पहले से ही किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा लेना है। अगर नहीं भी होता है, या बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको नज़र से रिलेटेड दिक्कत होती है या जिनके चश्मे लगे होते हैं, ग्लासेस लगे होते हैं, तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाद में लेज़र ऑपरेशन करवा के या लेंस लगवा के बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फिजिकल पास किए हैं। तो आप अगर
ग्लासेस लगाते हैं या आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप घबराएं नहीं। अगर आप अच्छे से लेज़र ऑपरेशन करा लेंगे या फिर ग्लास लगवा लेंगे या किसी भी सही डॉक्टर की सलाह के अंतर्गत आप इस चीज़ को दूर कर लेंगे तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भी एक फ्रेंड ने इस प्रकार ही किया है और उसने सिलेक्शन भी लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं जो कि है हमारा फ्लैट फुट और नॉक नी। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि फ्लैट फुट क्या होता है। दोस्तों फ्लैट फुट होता है जो हमारा पंजा होता है, हमारे पंजे के जो बीच वाले मिडिल वाले हिस्से में एक उठा हुआ भाग होता है, जो मतलब एक उठा हुआ भाग होता है, उसे ही फ्लैट फुट कहते हैं। कुछ लोगों का क्या है वो भाग उठा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, तो उसे ही फ्लैट फुट कहते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड समस्या है तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में या फिर कहीं भी आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। और इसके बाद दूसरा होता है नॉक नी। अगर आपका दोनों पाँव स्ट्रेट हैं और दोनों पाँव स्ट्रेट होने के बाद अगर आपके जो घुटने हैं वो जॉइंट मिल रहे हैं या जॉइंट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा भी गैप नहीं है, तो अभी आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हैं। तो कोई भी फॉर्म भरने से पहले या किसी भी रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अपना फिजिकल चेक करना है। क्योंकि अगर आपने रिटर्न एग्ज़ाम निकाल भी लिया तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ये फिटनेस देखनी है, जो कि आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में, सरकारी या गवर्नमेंट जो भी है, आराम से चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आप उस टेस्ट को देने के लिए क्वालिफाई है कि नहीं है। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर हमने रिटर्न की एग्ज़ाम की तैयारी कर ली लेकिन हमने फिजिकल एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लिया और इसकी तैयारी हमने सही तरीके से नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके एग्ज़ाम देने का, आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं ये सब करके ना दौड़कर। इसलिए अगर आप डेली बेसिस पर भले ही 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखेंगे तभी आप दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। इसलिए मैं आज से ही आपको बोलता हूँ, अगर आप कर रहे हैं तो आज से ही आप शुरू करिए, अपनी रनिंग को बरकरार रखिए, अपने फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखिए और रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ साथ करते चलिए। क्योंकि बहुत लोग हैं जो लाखों की कतारों में आते हैं और डेली बेसिस पे अपनी एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आपने उन लोगों को बीट करना है तो आपको उनसे थोड़ा सा अलग यूनिक बनना पड़ेगा, उनसे अलग थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। खाली एग्ज़ाम की वीडियो देखने से ही एग्ज़ाम पास नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब मल्टी टाइम मेहनत करने का ज़माना है, सिंगल टाइम मेहनत करने का ज़माना नहीं है। तो अगर आप भी ये भूल कर रहे हैं तो आज से ही उठें और अपनी फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखें और अपने रिटर्न की तैयारी करें। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम निकाल रखा है और मैं बता सकता हूँ बहुत ही क्लोज से आपको कि इस एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। आपको ये एग्ज़ाम पास करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपको बिल्कुल ही अपनानी पड़ेंगी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम तो आप निकाल ही दोगे, लेकिन फिजिकल में उसके बाद फिर लास्ट में मेडिकल होता है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं जो आप लोग पहले नहीं समझ पाते हैं। और रिटर्न एग्ज़ाम देने के बाद आप फिजिकल एग्ज़ाम पास करने के बाद तीसरे स्टेज में मेडिकल में फेल हो जाते हैं। मेरे साथ वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल में फेल हो गए हैं। उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम निकाल लिया, उन्होंने फिजिकल एग्ज़ाम निकाल लिया, लेकिन वो थोड़ी सी अपनी चूक से, थोड़ी सी अपनी लापरवाही से मेडिकल एग्ज़ाम में फेल हो गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और मैं एक मेडिकल से रिलेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मेडिकल एग्ज़ाम आने वाला है या फिजिकल और रिटर्न निकल चुका है, तो कौन सी ऐसी बारीकियाँ हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तो आप ये वीडियो को फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो इसलिए बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे सामने बहुत से लोग निकले हुए हैं मेडिकल में, इसलिए वो दुख बहुत ही अलग होता है कि हम बिल्कुल सक्सेस के, जॉब के बिल्कुल करीब जाके हम वहाँ से उसको खो देते हैं। तो ये गम बहुत ही बड़ा होता है और मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रकार की प्रॉब्लम में फंसें। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड वो कौन सी समस्याएं हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।